एक जो आर्मी का जवान है, जो सेना है बॉर्डर पे, उनके घर में भी छठ पूजा हर चीज़ होता है। जो भारतवर्ष के जो आर्मी लोग हैं, हमारे भाई लोग, उनका इज्जत हमारे नज़र में काफ़ी ऊंचा है। उससे बड़ा इज्जत हम, उससे पहले माँ बाप आते हैं, उसके बाद अगर हम किसी को इज्जत देते हैं, गुरु भी हैं माँ बाप के साथ, उसके बाद तीसरे नंबर पे अगर कोई आते हैं तो देश का जवान है। अगर हम आम आदमी की बात करें, जिस देश में माँ बाप और गुरु के बाद अगर किसी को हम इज्जत देते हैं तो वो सभी लोगों को, वह सेना का, आर्मी का जो जवान हो, चाहे वो थल सेना हो, जल सेना हो, वायु सेना हो, उसको देना चाहिए। देखिए उनके घर में जब छठ होता है ना, तो वो कहते हैं, वहीं से कहते हैं कि हाँ उनकी माँ भी तो है, रोती है। अभी भी हम देखते हैं कि हमारे घर में जब हमारे मामा लोग हमारे घर पे नहीं रहते हैं तो हमारी नानी रोती है पूजा में। हमारे चाचा नहीं रहते थे तो हमारी दादी रोती थी पूजा में, क्योंकि उनका बेटा घर से बाहर है। तो देखिए एक आर्मी का जवान किस तरह, एक आर्मी के जवान या फिर जिसका, जो कहीं पे काम करने के लिए गए हैं लोग, वो कैसे कहते हैं अभी छठ पर्व का समय है, सभी लोगों को हम खूब सारी, ढेर सारी शुभकामना देते हैं चैती छठ पूजा का। आप लोग खुश रहें, माँ का हेल्प करें और उनका ख्याल रखें, क्योंकि वो 2.5 दिन उनको भूखा रहना पड़ता है। उनका ख्याल रखें हर चीज़ में। चलिए, हम भी करते थे, हम भी छठ पूजा में करते हैं, तो माँ का जो भी समझ लीजिए कि आधा से ज़्यादा काम हम ही को करना पड़ता है और हमको खुशी मिलता है करने में। सुबह उठ के ठेकुआ बनाना रहता है, आटा सानना पड़ता है। आटा सानना क्या पड़ता है, मतलब कि मैदा और आटा का जो वो होता है, चीनी उनी मिला के फिर उसको ठोकना पड़ता है, फिर उसको जो सांचा आता है दबा कर वो जो डिज़ाइन बनता है उसमें करके उसका करते हैं। ठीक है, तो चलिए हम ज़्यादा बात नहीं करेंगे। तो वो किस तरह से अपनी माँ को याद करते हुए और कहते हैं, एक जो अपनी माँ से अलग है पूजा के दिनों में, कहता है, कैले होई बारत लोरे होई झारत, हर तरपत होई परान, माई घरे रोवत होई है। कैले होई बारत लोरे होई झारत, हर तरपत होई परान, माई मोरी रोवत होई है। धैले होई हमारे पध्यान, हमारी घरे रोत हुई हैं। चलिए, नमस्ते नमस्कार, आप सभी लोगों का स्वागत है दरोगा अड्डा पे। और विज्ञान मंथन को लेके आए हैं आपके पास। पिछले वीडियो में मैंने 31 तक प्रश्न कराया था, विज्ञान मंथन 29 में, और ये विज्ञान मंथन 30 में हम 32 से प्रश्न इसलिए करा रहे हैं क्योंकि वो चैप्टर काफ़ी बड़ा था, तो आप लोगों को बोरिंग लगता। हम चाहते हैं कि 20-25 मिनट का वीडियो हो जिसमें आप लोगों को कुछ सीखने को मौका मिले, और हम बहुत खुश नसीब समझते हैं अपने आप को कि हम किसी आप लोगों के लिए इतना कर रहे हैं, जो लोग घरे बैठ के सब कुछ अपना तैयारी करें। ठीक है, बहुत लोगों का होता है कि 2-4 वीडियो देख के उसका पेड क्लास करने के लिए बोलते हैं, लेकिन मेरा बिल्कुल फ्री कोर्स है, आपको कोई पेड क्लास नहीं करना है, सिर्फ आप केवल देखें और पढ़ें, बस हम यही चाहते हैं। तो चलिए बिना समय गवाए हुए हम प्रारंभ करते हैं। प्रश्न 32 नंबर कहता है कि निम्नलिखित में कौन सा तत्व परमाणु ईंधन की श्रेणी में नहीं आता है? तो वह है कैडमियम। कौन सा तत्व परमाणु ईंधन की श्रेणी में नहीं आता है? तो वो है कैडमियम। 33वां प्रश्न कहता है कि अणुशक्ति से नहीं संबंधित खनिज को पहचानिए। अणुशक्ति से संबंधित नहीं जो खनिज है उसको पहचानिए, तो वो आपका हो गया क्रोमियम। अणुशक्ति से संबंधित नहीं है उसको, वो हो जाएगा आपका क्रोमियम। चलिए, 34वां प्रश्न कहता है कि निम्नलिखित में से कौन ईंधन नहीं है? 34 कहता है कौन ईंधन नहीं है? यूरेनियम, थोरियम, रेडियम, हीलियम। तो आपका सही ऑप्शन हो जाएगा हीलियम। हीलियम ईंधन नहीं है। चलिए अब आते हैं 15वां प्रश्न की ओर। क्या कहता है? कहता है 35वां प्रश्न कि निम्नलिखित में से किसका नाभिकीय ईंधन के रूप में प्रयोग नहीं किया जाता है? तो हम आपको बताएं कि वो कैल्शियम हो जाएगा आपका सही आंसर, कैल्शियम। कि इसका नाभिकीय ईंधन के रूप में प्रयोग नहीं किया जाता है, वो आपका कैल्शियम है। कैल्शियम को हम नाभिकीय ईंधन के रूप में प्रयोग नहीं करते हैं। क्लियर। 36वां प्रश्न है कि किसकी परमाणवीय ईंधन के रूप में प्रयोग, किसका परमाणवीय ईंधन के रूप में प्रयोग नहीं होता है? तो आपका आंसर हो जाएगा, आपसे कह दें, यूरेनियम होगा, थोरियम, प्लूटोनियम, लेड, इनमें से कोई नहीं। तो आपका 36वां का आंसर हो जाएगा लेड। लेड जो है वो ईंधन में प्रयोग नहीं होता है, सीसा। क्लियर। 37वां प्रश्न को हम देखेंगे, न्यूक्लियर बम बनाने में किसका प्रयोग किया जाता है? याद रखेंगे, न्यूक्लियर बम बनाने में ऑप्शन ए है जिरकोनियम, ऑप्शन बी है यूरेनियम, ऑप्शन सी है मोलिब्डेनम, ऑप्शन डी है वेनेडियम। तो ऑप्शन इसका बी ऑप्शन सही होगा, यूरेनियम। न्यूक्लियर बम बनाने में यूरेनियम का प्रयोग नहीं करते हैं। सॉरी, यूरेनियम का प्रयोग हम करते हैं। ठीक है, इसको याद रखेंगे।
38वां प्रश्न है, परमाणु बम का सिद्धांत किस पर आधारित है? तो नाभिकीय विखंडन पर आधारित है। ठीक है, परमाणु बम नाभिकीय विखंडन पर आधारित है। ठीक है, और हाइड्रोजन बम नाभिकीय संलयन पर होता है, इसको याद रखेंगे। क्लियर। चलिए 39 नंबर प्रश्न कहता है कि परमाणु बम का कार्यकारी सिद्धांत यूरेनियम का नाभिकीय विखंडन है और हाइड्रोजन बम का कार्यकारी सिद्धांत, तो वह आपका है, वह आपसे हम कह दें, ऑप्शन देख लेते हैं। ए कहता है कि ड्यूटोरियम का नाभिकीय संलयन, बी है थोरियम का नाभिकीय संलयन, सी है हाइड्रोजन गैस वाले बम का विस्फोट, और आपका डी की बात करें तो डायनामाइट तथा TNT का विस्फोट। इसका सही और जो आंसर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा ड्यूटेरियम का नाभिकीय संलयन, यानी ऑप्शन ए सही है। प्रश्न को फिर से देखें एक बार। कहता था कि परमाणु बम का कार्यकारी सिद्धांत यूरेनियम का नाभिकीय विखंडन है और हाइड्रोजन बम का कार्यकारी सिद्धांत क्या है? तो ड्यूटेरियम को नाभिकीय संलयन। ठीक है, चलिए 40वां प्रश्न को देखिए। कहता है हाइड्रोजन बम निम्न में से किस सिद्धांत पर आधारित है? तो हाइड्रोजन बम किस पर आधारित होगा? तो आपका हो जाएगा 40वां प्रश्न है, आपसे कहते हैं अनियंत्रित संलयन अभिक्रिया। ठीक है, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। हाइड्रोजन बम किस सिद्धांत पर आधारित है? तो कहता है कि आपका 40 नंबर कि अनियंत्रित संलयन अभिक्रिया। ठीक है, अनियंत्रित संलयन अभिक्रिया याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, UPPCS प्री 2010 में पूछा गया है। हाइड्रोजन बम इनमें से किस सिद्धांत पर आधारित है? तो अनियंत्रित संलयन अभिक्रिया पर। देखिए 41 नंबर, हाइड्रोजन बम विकसित किया गया था। हाइड्रोजन बम विकसित किया गया था किस पर? तो 41 नंबर की बात अगर करता है कि हाइड्रोजन बम किस पर विकसित किया गया था, तो एडवर्ड टेलर द्वारा। ठीक है, हाइड्रोजन बम किसके द्वारा विकसित किया गया था? तो एडवर्ड टेलर के द्वारा। क्लियर, ऑप्शन ए सही है। चलिए अब आते चलते हैं, देखिए इसको थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। वर्ष 1908 में हंगरी में जन्मे अमेरिकी वैज्ञानिक एडवर्ड टेलर, हंगरी में थे, 1908 में इनका जन्म हुआ था। हाइड्रोजन बम के जनक यानी फादर ऑफ हाइड्रोजन बम कहा जाता है। हाइड्रोजन बम, फादर ऑफ हाइड्रोजन बम एडवर्ड टेलर को कहा जाता है। नवंबर 1952 में संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा पहला हाइड्रोजन बम का परीक्षण प्रशांत महासागर स्थित मार्शल द्वीप में किया गया था, इसको याद रखेंगे। चलिए 42वां प्रश्न क्या कहता है? समृद्ध यूरेनियम क्या होता है? कहता है समृद्ध यूरेनियम क्या होता है? तो आपका इसका कह रहा है कि विशेष खोल में रखी यूरेनियम की छड़ें। बी कहता है कि प्राकृतिक यूरेनियम जिसमें कि रेडियोधर्मी U-235 आइसोटोप का घटक कृत्रिम रूप से बढ़ाया जाता है। सी कहता है प्राकृतिक यूरेनियम और थोरियम का मिश्रण। डी कहता है क्रोमियम की कोटिंग हुई यूरेनियम की छड़ें। इसका ऑप्शन बी हो जाएगा। कहता है, क्वेश्चन फिर से समझिए क्या कहता है, समृद्ध यूरेनियम क्या होता है? समृद्ध जो यूरेनियम है वो क्या होता है? ऑप्शन बी सही हो जाएगा, प्राकृतिक यूरेनियम जिसमें रेडियोधर्मी U-235 आइसोटोप का घटक कृत्रिम रूप से बढ़ाया जाता है। 43 नंबर को हम देखते हैं। कहता है कि यूरेनियम के रेडियोधर्मी विघटन का अंतिम उत्पाद, यूरेनियम के रेडियोधर्मी विघटन का अंतिम उत्पाद की अगर हम बात करें तो आपका हो जाएगा ऑप्शन ए सीसा है। माने यूरेनियम के रेडियोधर्मी विघटन का अंतिम उत्पाद क्या है? तो आपका शीशा हो जाएगा। इसको यूरेनियम के रेडियोधर्मी विघटन का अंतिम उत्पाद शीशा हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न कहता है कि 44 नंबर, एक रेडियो एक्टिव पदार्थ को अर्धायु 4 महीना है। एक रेडियो एक्टिव पदार्थ की अर्धायु 4 महीना है। इस पदार्थ के 3/4 का क्षय होने में कितना समय लगेगा? इस पदार्थ का 3/4 अगर क्षय की हम बात कर लें, उसमें अगर समय लगेगा तो वो लग जाएगा हमको 8 महीना। इसको हमेशा याद रखेंगे, 8 महीना इसको समय लगेगा। क्लियर। चलिए अब आते हैं हम नेक्स्ट 45वां प्रश्न की ओर। कहता है कि किसी विघटनाभिक तत्व की किसी विघटनाभिक तत्व की अर्धायु 5 वर्ष की होती है। 20 वर्ष बाद विघटनाभिक पदार्थ का जो अंश बच जाता है वह क्या होता है? वह 1/16 होता है। क्लियर। प्रश्न को फिर से सुनिए। किसी विघटनाभिक तत्व की अर्धायु 5 होती है, 20 वर्ष के बाद विघटनाभिक पदार्थ का जो अंश बच जाता है वह होता है 1/16। क्लियर। 46वां प्रश्न को देखिए। एक रेडियोधर्मी पदार्थ की एक रेडियोधर्मी पदार्थ की अर्धायु 10 दिन है। एक रेडियोधर्मी पदार्थ की अर्धायु 10 दिन है। इसका अभिप्राय क्या है? सुन लेते हैं, ऑप्शन देखते हैं क्या। पदार्थ एक पूर्ण विघटित 20 दिन में हो जाएगा। पदार्थ का पूर्ण विघटन 40 दिन में हो जाएगा। पदार्थ के 3/4 भाग का विघटन 20 दिन में हो जाएगा। पदार्थ के 1/4 भाग का विघटन 5 दिन में हो जाएगा। तो 46 नंबर का अगर हम ऑप्शन की अगर हम बात कर ले तो इसका आंसर अगर हम बात करें तो वो आपका हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि पदार्थ के 3/4 भाग का विघटन 20 दिन में होगा। इस चीज़ को हम हमेशा याद रखेंगे। एक बार प्रश्न को फिर से पढ़ेंगे। एक रेडियो पदार्थ की अर्धायु 10 दिन है। इसका अभिप्राय यह है कि पदार्थ के देखिएगा, पदार्थ के 3/4 भाग का विघटन यानी 3/4 भाग का विघटन 20 दिन में हो जाएगा। क्लियर। चलिए
बिल्कुल सही है। 47 नंबर देखेंगे, निम्नलिखित में कौन सा एक रेडियो एक्टिव नहीं है। 47 कहता है कि निम्नलिखित में कौन सा एक रेडियो एक्टिव नहीं है, तो ऑप्शन डी सही है, जर्कोमियम। जर्कोमियम सही हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन डी इसका सही है, जर्कोमियम, इसको याद रखेंगे। चलिए अब देखते हैं 48 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में कौन सा यूरेनियम समस्थानिक परमाणु ऊर्जा संयंत्र में बिजली उत्पादन में इस्तेमाल किया जाता है। कहता है कि कौन सा यूरेनियम समस्थानिक परमाणु ऊर्जा संयंत्र में कौन सा यूरेनियम समस्थानिक परमाणु ऊर्जा संयंत्र में बिजली उत्पादन में इस्तेमाल किया जाता है, तो आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, U-235। क्लियर। अगला प्रश्न को देखेंगे 49 नंबर, विद्युत उत्पन्न करने के लिए कौन सी धातु का उपयोग किया जाता है। तो विद्युत उत्पन्न करने के लिए यूरेनियम का प्रयोग करते हैं, इसको याद रखेंगे। विद्युत उत्पन्न करने के लिए हम यूरेनियम का प्रयोग करते हैं। 50 नंबर है, रेडियोधर्मी पदार्थ उत्सर्जित करता है। रेडियोधर्मी पदार्थ क्या उत्सर्जित करता है, तो वह अल्फा भी उत्सर्जित करता है, बीटा गामा तीनों का तीनों उत्सर्जित करता है, इसको याद रखेंगे। 51 नंबर है, अगर चालू नाभिकीय रिएक्टर में कंट्रोल छड़ों का उपयोग नहीं किया जाए तो क्या होगा। अगर चालू जो नाभिकीय रिएक्टर है उसमें कंट्रोल छड़ों का उपयोग नहीं किया जाए तो क्या होगा, तो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इसका ऑप्शन बी सही है कि चेन प्रक्रिया सीमा से बाहर चली जाएगी। चेन प्रक्रिया सीमा से बाहर चली जाएगी। प्रश्न को समझिए, अगर चालू नाभिकीय रिएक्टर में कंट्रोल छड़ों का उपयोग नहीं किया जाए तो क्या होगा, तो चेन प्रक्रिया सीमा से बाहर चला जाता है, ठीक है। 52 नंबर, भारत का प्रथम परमाणु संयंत्र कहाँ था। अब बताइए, तो सभी लोग जानते हैं, आप लोग कमेंट कीजिए। भारत का प्रथम परमाणु संयंत्र निम्न में से कौन सा है, तो आपका तारापुर है, सभी को पता है। चलिए कमेंट, जब भी कमेंट करने के लिए कहे तो आप कीजिए, क्योंकि जो आप लिख देते हैं उसको आप कभी नहीं भूलिएगा, लिखना जरूरी है, ठीक है। 53 नंबर है, भारत का प्रथम परमाणु ऊर्जा केंद्र कहाँ है। भारत का प्रथम परमाणु ऊर्जा केंद्र कहाँ है, तो आपका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी सही है, यानी तारापुर परमाणु ऊर्जा केंद्र। अभी ऊपर भी बताया है आपको हम तारापुर। देखिए हम आपको एक सलाह देंगे भैया, सभी लोग जो भी सुन रहे हैं उन लोगों को सलाह देखिए, रोज़ आप लोग खा के सूझ जाते हैं, भर पेट खाते हैं, नींद आता है, सूझ जाते हैं, दोपहरियों में नींद खींच लेते हैं। तो नींद खींचिए, लेकिन आप बचा के खींचिए, क्या है कि देखिए समय कम है, और आँख में पानी झोंक लीजिए ना भाई, कितना शरीर को रात में सुतिए ना, आपको जितना सुतना है, दिनों में सुतिएगा। गलत, बुढ़ात हो गए हैं आप लोग, बुढ़ौती भी बाकी है, अभी जवानी है, तो इसमें आपको जितना जगना है, शरीर को जितना खटाना है खटाइए, तब ना ठीक होगा। और आप लड़िया के सूझ जाइएगा। नींद तो हमको भी आता है बहुत ज़्यादा, कभी कभार तो हम सो जाते हैं, लेकिन कभी कभार सोना चाहिए। रोज़ दिन सोइएगा तो आपको आदतें पड़ जाएगा। आँख में जाइए, पानी मार के आइए, वो से नहीं मन भर रहा है तो नहा लीजिए, वो से नहीं मन भरेगा तो क्या कीजिएगा, फिर से नहा लीजिए, पानी पीते रहिए, बोतल रखिए, आपको खुद नींद नहीं आएगा। और शुरू में जब पता है आप जब बैठते हैं तो जमाई शुरू हो जाता है, आपको जमाई खींचना प्रारंभ कर देते हैं। तो जमाई खींचते आप नींद को झकझोरिए, उसके बाद आप नींद आपको आए भी नहीं करेगा, नींद भाग जाएगा। ये मेरा एक्सपीरियंस है और मेरा प्रैक्टिकल, इसको याद रखेंगे आप। चलिए, तो हम आपको क्या बताएं, 54 नंबर की बार्क के वर्तमान निदेशक कौन है। देखिए बार्क के ही तो 2010 वाला है, इसको अभी हम नहीं देखेंगे, चलिए उतना इम्पोर्टेंट नहीं। कहता है 55 की ध्रुव, पूर्णिमा तथा साइरस में क्या अंतर है। ये सभी शोध रिएक्टर है, समझ गए। कहता है कि तारा है, प्रसिद्ध पुस्तक के नाम है, पावर संयंत्र नहीं, सभी के सभी जो है भारतीय शोध रिएक्टर है, ध्रुव, पूर्णिमा और साइरस। 56 नंबर प्रश्न को देखेंगे, भारत में न्यूक्लियर रिएक्टर्स में कौन सा ईंधन प्रयुक्त होता है। 56 नंबर कहता है कि भारत में न्यूक्लियर रिएक्टर में कौन सा ईंधन प्रयुक्त होता है, तो वह है U-238। भारत में जो डी ऑप्शन सही है, भारत में न्यूक्लियर रिएक्टर में कौन सा ईंधन प्रयुक्त होता है, तो U-238, इसको याद रखेंगे, ठीक है। चलिए अब हम आते हैं 57 नंबर प्रश्न की ओर। 57 नंबर प्रश्न क्या कहता है, थोड़ा सा छोटा कर दे इसको, हम काफ़ी बड़ा हो गया है। कहता है कि कलपक्कम प्रसिद्ध है किसके लिए। 57 नंबर कहता है कि कलपक्कम कहला प्रसिद्ध है, क्या होता है, यहाँ परमाणु शक्ति संयंत्र के कारण, परमाणु शक्ति संयंत्र यहाँ पर है, इसी के लिए कलपक्कम जगह का नाम है, ठीक है, ऑप्शन ए सही है। चलिए अगला प्रश्न है, इंदिरा गांधी आणविक अनुसंधान केंद्र कहाँ है। 58 नंबर, इंदिरा गांधी आणविक अनुसंधान केंद्र कहाँ है, तो आपका ऑप्शन बी सही है, यानी तमिलनाडु में। क्लियर, तमिलनाडु में। आते हैं अब हम आपसे कह दे 59वां प्रश्न की ओर। 59वां प्रश्न कहता है कि निम्न कौन सा युग में सुमेलित नहीं है, मैंने कौन गलती है। देखते हैं कि इंदिरा गांधी सेंटर फॉर एटॉमिक रिसर्च कलपक्कम में, अच्छा, एटॉमिक मिनरल डायरेक्टरेट फॉर
एक्सप्लोरेशन एंड रिसर्च हैदराबाद में, हरिश्चंद्र रिसर्च इंस्टीट्यूट चेन्नई में, साहा इंस्टीट्यूट फॉर न्यूक्लियर फिजिक्स ये कोलकाता में। तो आपसे हम कह दें कि जो 59 नंबर प्रश्न है 59 नंबर में आपका सी ऑप्शन गलती है, यानी कि हरिश्चंद्र रिसर्च इंस्टीट्यूट चेन्नई नहीं है, यह उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में है। इसको हमेशा याद रखेंगे, ठीक है, इसको हमेशा याद रखेंगे। ये कहाँ है? तो चलिए सबसे पहले इंदिरा गांधी सेंटर फॉर एटॉमिक रिसर्च कहाँ है? कलपक्कम में। इंदिरा गांधी सेंटर फॉर एटॉमिक रिसर्च कहाँ है? कलपक्कम में। अच्छा, एटॉमिक मिनरल डायरेक्टर्स फॉर एक्सप्लोरेशन जो है, कहता है कि एटॉमिक मिनरल डायरेक्टरेट फॉर एक्सप्लोरेशन एंड रिसर्च, यह आपकी हम बात कर ले तो ये आपको हैदराबाद में है, ये भी सही है, बिल्कुल सही है। लेकिन हरिश्चंद्र रिसर्च इंस्टीट्यूट चेन्नई नहीं है, यह यूपी के प्रयागराज में है, इसको हमेशा याद रखेंगे। और साहा इंस्टीट्यूट फॉर न्यूक्लियर फिजिक्स की बात करें तो वो कोलकाता में है, साहा इंस्टीट्यूट फॉर न्यूक्लियर फिजिक्स कोलकाता में है, ठीक है। चलिए 60 नंबर प्रश्न को हम देखते हैं। कुछ कथन दिया है उस पर विचार करना है कि परमाणु खनिज अनुसंधान एवं अन्वेषण निदेशालय, परमाणु खनिज अनुसंधान एवं अन्वेषण निदेशालय, गुरुत्व बोर्ड, भारतीय शेयर अर्थ लिमिटेड, भारतीय यूरेनियम कॉरपोरेशन। अब कहता है इसमें कि इसमें कौन सा परमाणु ऊर्जा विभाग के अंतर्गत है, कौन कौन में परमाणु ऊर्जा विभाग के अंतर्गत है। तो देख लीजिए आप, परमाणु खनिज अनुसंधान एवं अन्वेषण निदेशालय ये भी है, गुरुत्व बोर्ड ये भी आपका है, परमाणु ऊर्जा विभाग के अंतर्गत आता है, गुरुत्व हेवी वाटर बोर्ड ये भी है। तीसरा है कि भारतीय रेयर अर्थ लिमिटेड ये भी है, आपका ऊर्जा विभाग के अंतर्गत आता है, भारतीय यूरेनियम कॉरपोरेशन ये भी है। तो चारों का चारों सही है, ऑप्शन नंबर इसका डी सही होना चाहिए। चलिए देखिए, कहता है कि भारी जल बनाया जाता है, बताइए भारत में भारी जल की अगर हम बात करें तो वह कहाँ बनाया जाता है? तो वह ट्रॉम्बे में बनाया जाता है, इसको याद रखेंगे, बहुत 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारत में भारी जल अगर बनाया जाता है तो वह ट्रॉम्बे में बनाया जाता है। चलिए अब हम बात कर ले 62 नंबर की। 62 नंबर की अगर हम बात करें, थोड़ा छोटा कर ले, 62 नंबर कहता है कि कुछ सूची दिया हुआ है, उसको सही सही कहता है कि करके सही चुनिए, सही चुनना है इसमें। कलपक्कम कहाँ है, उसका आपका नरोरा कहाँ है, कापरापार कहाँ है, ट्रॉम्बे कहाँ है, इसको चुनना है। 62 नंबर को हम देखेंगे और समझेंगे किस प्रकार होगा। इसका अगर हम बात करें तो कलपक्कम जो है, कलपक्कम की अगर बात करें वो आपका हो जाएगा तमिलनाडु में, कलपक्कम तमिलनाडु में। नरोरा की बात करें तो नरोरा आपका हो जाएगा उत्तर प्रदेश में, ठीक है, परमाणु शक्ति केंद्र है, जगह है। तो कलपक्कम कहाँ? तमिलनाडु। कलपक्कम कहाँ? कलपक्कम तमिलनाडु, कलपक्कम तमिलनाडु। नरोरा उत्तर प्रदेश, नरोरा उत्तर प्रदेश, नरोरा उत्तर प्रदेश, नरोरा उत्तर प्रदेश। अच्छा, काकरापारा गुजरात, काकरापारा गुजरात, काकरापारा गुजरात। और जो लास्ट बच के ट्रॉम्बे वो महाराष्ट्र हो जाएगा, ट्रॉम्बे महाराष्ट्र। एक बार फिर से कलपक्कम बोलते रहिएगा, कलपक्कम तमिलनाडु, नरोरा उत्तर प्रदेश, काकरापारा गुजरात, काकरापारा गुजरात। और आपसे कह दे कि ट्रॉम्बे वो महाराष्ट्र में है। क्लियर? चलिए बिल्कुल इसको देखेंगे। 63 नंबर देखिए, फिर यह मिलान का सुमेलित नहीं है कह रहा है, कोने में नहीं है। देखते हैं कि राजस्थान परमाणु उदयपुर ऊर्जा संयंत्र, नरोरा परमाणु उत्तर प्रदेश ऊर्जा संयंत्र, मद्रास परमाणु कलपक्कम, कैगो परमाणु कर्नाटक। अब इसमें खोजना है कौन गलती है। देखिए इसमें कैगा परमाणु तो कर्नाटक में है, बिल्कुल याद है हमको, कैगा परमाणु कर्नाटक में है, हमको याद है। कैगा परमाणु कौ से कैगा, कौ से कर्नाटक, याद है। मद्रास कलपक्कम में, बिल्कुल। जो देखिए मद्रास हम कलपक्कम तो आपको हम बताए थे ना कि कलपक्कम कहाँ है, तमिलनाडु में, लेकिन नाम है। मद्रास परमाणु ऊर्जा जो है कलपक्कम में है, बिल्कुल सही है। नरोरा उत्तर प्रदेश के ऊर्जा संयंत्र बिल्कुल सही है, लेकिन राजस्थान परमाणु उदयपुर संयंत्र ये आपका गलत है, ठीक है ना। 63 नंबर का जो प्रश्न है ये गलत है, क्योंकि राजस्थान परमाणु संयंत्र जो है रावतभाटा कोटा में स्थित है, इसको याद रखेंगे। राजस्थान जो परमाणु संयंत्र है वो रावतभाटा कोटा में, रावतभाटा कोटा में स्थित है, इसको हमेशा याद रखेंगे, ठीक है, कोटा में है। चलिए अब 64 नंबर देखते हैं कि नीचे दिए कुटुंब में से सही उत्तर चुनिए, परमाणु संयंत्र स्थित कहाँ है। परमाणु ऊर्जा संयंत्र स्थित है कहाँ? नरोरा में, कलपक्कम में, घाटशिला में और नंगल में। तो आपका ऑप्शन हो जाएगा इसका, 4 वो दे रहा है ना, नरोरा दे रहा है, घाटशिला दे रहा है, कलपक्कम एवं नंगल। तो देखिए आप लोग अभी कथी पढ़े, नरोरा के बारे में देखें, कलपक्कम, तो यही दोनों जगह होगा, 1 और 3। तो देख लीजिए 1 3 वाला कौन है, ऑप्शन बी सही होना चाहिए। चलिए बिल्कुल सही है। भारत का निम्नलिखित में कौन सा परमाणु संयंत्र 4 भूकंपीय पेटी में अवस्थित है?
भारत का निम्नलिखित में से कौन सा परमाणु संयंत्र 4 भूकंपीय पेटी में अवस्थित है? तो यह 65 का आंसर हो जाएगा नरोरा, नरोरा में अवस्थित है। भारत का निम्नलिखित में कौन सा परमाणु संयंत्र 4 भूकंपीय पेटी में अवस्थित है? तो वो नरोरा, ऑप्शन सी सही है, नरोरा में। ठीक है, चलिए 66 नंबर, वह परमाणु ऊर्जा संयंत्र जो हाल ही में सक्रिय हुआ है वो आपका हो जाएगा कैगा। ठीक है, चलिए अब आइए 67 नंबर। 67 नंबर प्रश्न कहता है कि तमिलनाडु के कूडनकुलम में रूस परमाणु भट्टियों की कितनी इकाइयाँ लगाने के लिए राजी हुआ है? 6 गो। तमिलनाडु के कूडनकुलम में रूस परमाणु भट्टियों की कितनी इकाइयाँ लगाने के लिए राजी हुआ है? तो ऑप्शन डी सही है, यानी 6 गो लगाएगा। तमिलनाडु के कूडनकुलम में रूस परमाणु भट्टी कै गो लगाएगा? तो 6 गो लगाएगा। 68 को देखिए, कलपक्कम के फास्ट ब्रीडर टेस्ट रिएक्टर में प्रयुक्त ईंधन, कलपक्कम के फास्ट ब्रीडर टेस्ट रिएक्टर में प्रयुक्त ईंधन क्या है? तो 68वां प्रश्न के आंसर है आपका हो जाएगा प्लूटोनियम। ठीक है, प्लूटोनियम। तो प्रश्न कहता है कि कलपक्कम के फास्ट ब्रीडर टेस्ट रिएक्टर में प्रयुक्त ईंधन क्या है? तो वो प्लूटोनियम है। ठीक है, चलिए 69 नंबर देखिए, कहता है कि कलपक्कम फास्ट ब्रीडर रिएक्टर के विषय में क्या शर्त है? तो देखिए कहता है इसमें केवल प्राकृतिक यूरेनियम ईंधन के रूप में प्रायोगिक होता है। दूसरा कहता है कि इसमें प्लूटोनियम कार्बाइड एवं प्राकृतिक यूरेनियम कार्बाइड का मिश्रण ईंधन के रूप में प्रायोगिक होता है। तीसरा है इसमें 200 मेगावाट से अधिक परमाणु विद्युत उत्पन्न की जाएगी। तो कौन कौन सही है भाई? 69 नंबर में आप लोग वो कमेंट कर सकते हैं। इसका आंसर की बात करें तो वो दूसरा और तीसरा लग रहा है। कहता है 69 का एक कह रहा है, देखिए कलपक्कम फास्ट ब्रीडर रिएक्टर के विषय में कह रहा है ना, तो कहता है कि इसमें केवल प्राकृतिक यूरेनियम ईंधन के रूप में प्रायोगिक है, तो ये गलत है। ठीक है, इसमें प्लूटोनियम कार्बाइड एवं प्राकृतिक यूरेनियम कार्बाइड का मिश्रण ईंधन के रूप में प्रायोगिक होता है, तो ये सही है। इसमें 200 मेगावाट से अधिक परमाणु विद्युत उत्पन्न की जाएगी, बिल्कुल सही है, तो सी ऑप्शन सही होना चाहिए। चलिए सही है। 67 नंबर कहता है, 67 क्या कहता है कि अच्छा 67 नंबर फिर से आ गया क्या? तमिलनाडु कूडनकुलम में रूस परमाणु भट्टी में इकाई क्या लगाने के राजी होता है? 6 गो हुआ है। अरे यार फिर से आ गया क्या? 68 नंबर क्या कह रहा है कि कलपक्कम में फास्ट ब्रीडर टेस्ट रिएक्टर में प्रयुक्त ईंधन वो आपका हो जाएगा प्लूटोनियम। तो बताएंगे, दोबारा हो गया शायद। चलिए 70 नंबर, हाँ 70 नंबर क्या कहता है कि कलपक्कम के फास्ट ब्रीडर रिएक्टर निम्नलिखित में कौन सा शीतलक प्रयोग लाया जाता है? कलपक्कम के फास्ट ब्रीडर रिएक्टर निम्नलिखित में कौन सा शीतलक प्रयोग लाया जाता है? अगर हम इसकी आंसर की बात करें तो वह द्रवित सोडियम, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। प्रश्न था कि कलपक्कम के फास्ट ब्रीडर रिएक्टर निम्नलिखित में कौन सा शीतलक प्रयोग लाया जाता है? तो वह है द्रवित सोडियम। इसका आंसर बिल्कुल सही है, डी। चलिए 71 नंबर, एक नाभिकीय रिएक्टर में भारी जल का कार्य क्या होता है? एक नाभिकीय रिएक्टर में भारी जल की अगर हम कार्य की बात करें तो वह क्या होता है? तो नाभिकीय रिएक्टर में भारी जल का कार्य है कि न्यूट्रॉन की गति को कम करना। नाभिकीय रिएक्टर में जो D2O होता है, उसका जो डिस्टिल वाटर होता है भारी जल, उसका काम अगर क्या है तो होता है न्यूट्रॉन की गति को कम करना, न्यूट्रॉन की गति को कम करना। चलिए 72 नंबर की बात कर ले, नाभिकीय रिएक्टर में निम्नलिखित में से किसे मंदक के रूप में प्रयोग करते हैं? मंदक के रूप में अगर हम किसको प्रयोग करते हैं अगर हम बात करें तो ऑप्शन बी सही है मेरा, ग्रेफाइट को। हमेशा याद रखेंगे, नाभिकीय रिएक्टर में मंदक के रूप में अगर प्रयोग किया जाता है तो वह ग्रेफाइट है। नाभिकीय रिएक्टर में मंदक के रूप में ग्रेफाइट का हम प्रयोग करते हैं, इसको हमेशा याद रखेंगे। ठीक है, 73 नंबर, नाभिकीय संयंत्रों में ग्रेफाइट का उपयोग किया जाता है। नाभिकीय संयंत्रों में ग्रेफाइट का उपयोग किया जाता है किस लिए? हमको बताइए आप। तो हो जाएगा बी, मंदक की तरह, सी ऑप्शन सही है। नाभिकीय संयंत्रों में ग्रेफाइट का उपयोग किया जाता है विमंदक की तरह, यानी ऑप्शन सी इसका सही होना चाहिए, बिल्कुल सही है। 74 नंबर, नाभिकीय रिएक्टर में निम्नलिखित में से किसे मंदक के रूप में प्रयोग किया जाता है? नाभिकीय रिएक्टर में से किसे मंदक के रूप में प्रयोग किया जाता है? आप हमको कमेंट करके बताएं। यह हो जाएगा भारी पानी। अभी मैं आपको थोड़ा देर पहले बताया भी है, नाभिकीय रिएक्टर में मंदक के रूप में अगर D2O का प्रयोग करते हैं, डिस्टिल वाटर यानी भारी पानी का प्रयोग करते हैं, इसको हमेशा याद रखेंगे। 75 नंबर प्रश्न को देखिए, कहता है कि शीघ्रोत्पादी रिएक्टर फास्ट ब्रीडर रिएक्टर बिजली पैदा करने वाला एक नाभिकीय रिएक्टर है
जो बिजली उत्पन्न करता है किसके द्वारा, तो वह उत्पन्न करता है, आपसे कह दे कि विखंडन प्रक्रिया के द्वारा, यानी ऑप्शन ए सही है। प्रश्न को फिर से देखेंगे। शीघ्रोत्पादी रिएक्टर है, माने फास्ट ब्रीडर रिएक्टर। व्हाट इज़ फास्ट ब्रीडर रिएक्टर? जो बिजली पैदा करने वाला एक नाभिकीय रिएक्टर जो बिजली उत्पन्न करता है, ठीक है, तो वह हो जाएगा विखंडन प्रक्रिया के द्वारा। चलिए अब 76 नंबर है प्रश्न, कहता है कि एक ब्रीडर रिएक्टर वह है, एक ब्रीडर रिएक्टर क्या है मतलब, तो इसका ऑप्शन सी सही है कि जो विखंडन होने वाले पदार्थ को उससे अधिक उत्पन्न करता है जितना वह जलाता है। कहता है एक ब्रीडर रिएक्टर जो है वह विखंडन होने वाला पदार्थ को उससे अधिक उत्पन्न करता है जितना वह जलाता है, ठीक है। तो समझ गए, ब्रीडर रिएक्टर वह है जो विखंडन होने वाले पदार्थ को उससे अधिक उत्पन्न करता है जितना वह जलाता है। चलिए आगे अगर 77 नंबर की बात करें तो वह 77 नंबर है, कहता है कि दूगो न्यूक्लियर पावर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, द न्यूक्लियर पावर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, हमको दो लगा था इसलिए हम दो कहती है। द न्यूक्लियर पावर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया अब दूसरे देशों को प्रेशराइज्ड हेवी वाटर रिएक्टर्स यानी PHWRS निर्यात करने की स्थिति में है। इन रिएक्टरों की क्षमता कितनी होती है? क्वेश्चन को फिर से देखिए। द न्यूक्लियर पावर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया अब दूसरे देशों को प्रेशराइज्ड हेवी वाटर रिएक्टर्स निर्यात करने की स्थिति में है। तो यह रिएक्टरों की अगर हम बात करें तो आपसे क्षमता पूछा जा रहा है, तो क्षमता की अगर हम बात करें तो इसमें कह रहा है कि 200 MWE या 500 मेगावाट, 240 मेगावाट या 540 मेगावाट। अब कहता है कि 220 मेगावाट या 550 मेगावाट, 440 मेगावाट या 700 मेगावाट। तो इसके बारे में अगर हम आपको बता दें कि ऐसा इसमें कुछ है नहीं, तो इसके बारे में हम आपको बता दें। इसमें यह कहा गया है कि देखिए न्यूक्लियर पावर जो कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया जो है ना, विदेशों को 220 मेगावाट या 540 मेगावाट, 220 मेगावाट या 540 मेगावाट क्षमता से प्रेशराइज्ड हेवी रिएक्टर्स का निर्यात करने की स्थिति में है। भारत की ओर से यह बनाया परमाणु ऊर्जा आयोग के तत्कालीन चेयरमैन श्री कुमार बनर्जी ने 2010 में वियना में संपन्न किया था, ठीक है। तो कहीं ना कहीं आपका ऑप्शन सही हो जाएगा कि 220 मेगावाट या आपसे 500 मेगावाट। क्लियर? तो ऑप्शन सी सही है इसका है। चलिए 78 नंबर है कि निम्नलिखित में से किस नाभिकीय शक्ति संयंत्र की कुल स्थापित क्षमता कितना है? कहता है किस नाभिकीय शक्ति संयंत्र की कुल स्थापित क्षमता अधिकतम है, माने इसमें से कौन है जिसका जो नाभिकीय शक्ति संयंत्र का जो क्षमता है वो सबसे अधिक है, तो वो कुडानकुलम। निम्नलिखित में से किस नाभिकीय शक्ति संयंत्र की कुल स्थापित क्षमता अधिकतम है, तो वह है कुडानकुलम, ठीक है। 79 है कि पोखरण नाभिकीय परीक्षण 1974 का आधिकारिक कोड क्या था? आधिकारिक कोड क्या था? पोखरण नाभिकीय परीक्षण 1974 का आधिकारिक कोड क्या था? पोखरण नाभिकीय परीक्षण 1974 का आधिकारिक कोड क्या था? 79 नंबर प्रश्न है, इसका आंसर हो जाएगा स्माइलिंग बुद्धा। स्माइलिंग बुद्धा सुन लीजिए फिर से। पोखरण नाभिकीय परीक्षण 1974 का आधिकारिक कोड था स्माइलिंग बुद्धा, ठीक है। अब 80वां प्रश्न को देखेंगे, क्या कहता है? 80वां प्रश्न कहता है कि पोखरण द्वितीय परीक्षण कब किया गया था? पोखरण सेकेंड परीक्षण की अगर बात करें 11 मई 1998 को। पोखरण द्वितीय परीक्षण कब किया गया था? वह है 11 मई 1998। 11 मई 1998 को पोखरण परीक्षण किया गया था, 11 मई 1998 को, ठीक है। 81 नंबर प्रश्न को देखेंगे, कहता है 81 नंबर प्रश्न थोड़ा सा बड़ा ज़्यादा हो गया है कि मई 1998 में पोखरण में भारत ने 5 परमाणु परीक्षण किए थे। बताइए पोखरण किस राज्य में है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। कहाँ है? तो वह राजस्थान में है, इसको याद रखेंगे। कोटा लड़का सब पढ़ने जाता है ना, तो समझ लीजिए कि उधर ही ऐसा देखने को मिलता है। तो कहता है कि मई 1998 में पोखरण में भारत ने 5 परमाणु परीक्षण किए थे। तो बताइए पोखरण किस राज्य में है? तो वह राजस्थान राज्य में हमारा पोखरण है। तो चलिए 81 प्रश्न हुआ और राजस्थान के जैसलमेर जिला में है, ठीक है।
चलिए हम उम्मीद करते हैं कि आपको बहुत अच्छा सेशन लगा होगा। जब आप परीक्षा में बैठिएगा तब अच्छा लगेगा, अभी कुछ नहीं। अभी तो आपको लगता है कि सर ऐसे ही सर बोल के चल जा रहे हैं, धनाधन बोल रहे हैं, धनाधन जा रहे हैं, तो ऐसा मत समझिए। आपको परीक्षा जब हम जरूर आएंगे फिर आपके सामने। और मॉडर्न हिस्ट्री चल रहा है, सार संग्रह भी चल रहा है। मॉडर्न हिस्ट्री में हम सामने आते हैं, कैमरा के सामने हम आते हैं। अभी इसमें थोड़ा सा टाइम लगता है लिखने का, मन बहुत ज़्यादा लिखना पड़ता है ना, इसी के लिए हम लिखते नहीं है, डायरेक्टली बना देते। चलिए धन्यवाद।